चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा डीएसआर का चैप्टर 7, हमारा डाटा का टॉपिक खत्म हो गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए बेसिकली मेन चीज है सिस्टम। हमने आई2बी के अंदर चैप्टर 5 जब हम कर रहे थे वहां पे इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी होता है कि वहां पे किसी न किसी किस्म का सिस्टम होना। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने कहा था। सिस्टम बहुत जरूरी है और हर जगह मौजूद होता है सिस्टम। हम नॉर्मली सिस्टम को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं या हम कहते हैं कि जो आईटी रिलेटेड चीजें हैं वो सिस्टम होती है। नहीं, सिस्टम से मुराद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिफाइंड हैं और हम उसको अचीव करने के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाता है। जैसे अगर किसी घर का पर्पस जो होता है वो सिस्टम का काम है, घर को अच्छे तरीके से चलाना, घर का सिस्टम, तो उसे फैमिली सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह स्कूल चलाना है तो स्कूल सिस्टम होता है, हेल्थ सिस्टम होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है। तो सिस्टम एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। इसी तरह अगर किसी सिस्टम का पर्पस है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके आना, आउटपुट देना, एनालिसिस परफॉर्म करना, वो सिस्टम हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। और आज से 10-15 साल पहले ही सारा कुछ मैनुअली हो रहा होता था। सारा कुछ रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो रहा होता था, रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, स्टोर्स हुआ करते थे, वेयर हाउसेज होते थे जहाँ पे ये सारा कुछ बड़ी तरतीब के साथ अरेंज करके रखते थे। चीज़ें वक्त के साथ अपडेट होती थी, रिट्रीव होती थी, वहां से हम अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट करते थे और रिपोर्ट्स बनाते थे। लेकिन विद द रिसेंट टाइम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो मैनुअल से शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके तमाम प्रोसेस प्रोसीजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर और उससे रिलेटेड तमाम कंपोनेंट। कंप्यूटर और उससे रिलेटेड तमाम कंपोनेंट मतलब उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अदर डिवाइसेस, नेटवर्क, पैराफिरल डिवाइसेस, सिक्योरिटीज, ये सब चीजें मिलके एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम अब क्योंकि बेस्ड है किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो लिहाजा अब हमने ये समझना है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे इंकॉर्पोरेट होती है, कैसे यूज होती है, काम किस तरह से हो रहे होते हैं, किस तरह से सिस्टम काम कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस करता है किस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद कंप्यूटर और उससे रिलेटेड तमाम कंपोनेंट। अब देखें, एक कंप्यूटर है, उसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट अटैच्ड होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। जैसे कंप्यूटर से क्या मुराद होता है वैसे? कंप्यूटर से क्या मुराद लेते हैं, लैपटॉप या जो आपका ये डेस्कटॉप होता है? कंप्यूटर से मुराद होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी तमाम चीजें उसके साथ अटैच्ड है। क्या क्या अटैच्ड है? आपकी स्टोरेज, आपके हार्डवेयर, आपका कीबोर्ड, आपके माउस, आपकी स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन, आपके प्रिंटर्स, आपका इंटरनेट, ये सब उसके साथ अटैच्ड डिवाइसेस। आपके सीपीयू के साथ ये तमाम चीजें जो अटैच्ड हैं साथ में, ये आपकी पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसका आर्किटेक्चर देखने का मतलब ये होता है कि सीपीयू के साथ या कंप्यूटर के साथ बाकी तमाम चीजें कैसे कनेक्टेड होती हैं और किस किस तरीके से हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ, ये जो फाइल है जो आपके सामने नजर आ रही है, मेरी बुक की फाइल, ये इस वक्त कहाँ पे सेव है? इस वक्त सेव कहाँ पे है ये? मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरी स्टोरेज के अंदर सेव है। मतलब इसका ये है कि मेरा पीसीयू जो सीपीयू है किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, मेरी एक स्टोरेज के साथ जो जो लोकल है। ऐसी बात है। जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक गूगल शीट शेयर की थी, आपने ओपन की थी ना? क्या वो आपके पास सेव थी? नहीं, वो भी कहाँ सेव थी? मेरे सिस्टम के अंदर, मेरी स्टोरेज के अंदर। इसी तरह अजब ने की थी, दूसरे लोगों ने की थी, सबको एक्सेस तो मिल गई थी लेकिन वो सेव कहां पे थी? मेरे सिस्टम के अंदर। मतलब ये है कि देखो, वो फाइल शो तो आपको आपका अपना सीपीयू करा रहा था, लेकिन ड्राइव किसकी यूज हो रही थी? मेरी यूज हो रही थी। क्या आपके मोबाइल की मेमोरी यूज हो रही थी उसमें? स्टोरेज नहीं। तो उस वक्त आपका सीपीयू एक और स्टोरेज के साथ किसी डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड था।
समझ आई? जबकि मेरा सीपीयू इस स्टोरेज के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड है। ये आर्किटेक्चर है कि भाई आपने किस तरह करना है। जिस तरह नॉर्मली ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक फाइल सेव करते हैं, वो आपके मोबाइल की स्टोरेज में होती है, लेकिन जैसे फैशन वॉर की आप टिकट बुक करते हैं, क्या वो आपके मोबाइल के अंदर सेव होती है? जो फैशन वॉर की टिकट बुक करते हैं वो क्या आपके मोबाइल के अंदर होती है? नहीं, वो कहाँ पे हो रही है? वहां पे हो रही है, उनके अपने मेन सर्वर पे हो रही है। सेम इसी तरह यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हैं, हमारा प्रोसेसर दिखा तो हमें कहाँ पे रहा है? हमारे फोन पे, लेकिन क्या वो हमारी स्टोरेज के अंदर है? नहीं, उस स्टोरेज के साथ कैसे कनेक्टेड है, ऐसी बात है ना। देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे बाहर आपको एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, और वो फिजिकली कनेक्टेड है किसके साथ? वकास साहब के सिस्टम के साथ। वकास साहब जब उसे कमांड देते हैं तो उसका प्रिंट निकल आता है। मैं यहां से कमांड दूं, प्रिंट आएगा उसका? नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक और तरीका है इसको डिसाइड करने का, कि मेरा ये जो हमारा प्रिंटर पड़ा है ये वाईफाई सपोर्टेड है, नेटवर्क सपोर्टेड है। इसके पीछे मैं इंटरनेट की केबल लगा लेता हूं, तो जिस वाईफाई के ऊपर जितनी भी डिवाइसेज हैं, वो कहीं से भी बैठ के बंदा कनेक्ट करके प्रिंटर को प्रिंट को कमांड देगा, तो वहां से वो प्रिंट उसका निकल आए। अब देखिए, कनेक्टेड तो वही प्रिंटर तमाम सीपीयूज के साथ है, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट है। ये आर्किटेक्चर है। इस तरह और भी बहुत सारे डिवाइसेज होती हैं जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो किस किस तरीके से, क्या सेंट्रली कनेक्टेड है, क्या डिसेंट्रली कनेक्टेड है, क्या फिजिकली कनेक्टेड है, क्या नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर कहलाता है। आई थिंक बेस आपको क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं इनको। Introduction to IT system architecture. IT system architecture refer to the overall design and structure of organization information technology system. क्या information टेक्नोलॉजी सिस्टम? बेसिकली हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस कर रहा है किस पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। दिस इंक्लूड्स द हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद हमारे कीबोर्ड, माउस, ये चीजें। सॉफ्टवेयर्स मतलब हमारी विंडोज, हमारी एप्लीकेशंस। नेटवर्क्स हमारा इंटरनेट, वाईफाई, इथरनेट केबल्स। एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। या मैं आपको बताता हूं देखें, कभी शेयर्ड यूज किया? क्या होता है कि एक स्टोरेज में से डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है दूसरे स्टोरेज में से, ऐसी बात है। लेकिन जब शेयर हो रहा होता है तो आप उसको देख रहे होते हैं कि क्या वो पूरी फाइल यकदम उठ के इधर जा रही होती है, या छोटी थोड़ी 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 स्टोरेज मूव हो रही होती है। ये प्रोटोकॉल्स कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? पूरी एक फाइल को उठाते हैं, उसको डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उन पैकेट्स को आप तक ट्रांसफर करते हैं। ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये ट्रांसफर भी हो, पूरी फाइल ट्रांसफर हो, और आगे जाके उसी हिसाब से दोबारा तरतीब में भी आ जाए। ऐसी बात है ना। मेरे पास 2 GB की फाइल है, ये 2 GB एकदम आपके पास नहीं आएगा, ये एक एक MB के हिस्से बन के आपके पास आएंगे। हाफ MB जो भी स्पीड होगी, 256 बाइट होगा, 64 86 बिट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की स्पीड्स होती हैं। उस कंपोनेंट्स पार्ट्स में आपके पास आएंगे, और आगे जाके ये दोबारा आपस में जुड़ के एक पूरी फाइल बनाएगी। ये सारा काम को क्या कर रहे होते हैं? प्रोटोकॉल्स कर रहे होते हैं। ये जो आप आईपी, कभी सुना है आपने? इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। ये इनका ये काम होता है सारा। टू function efficiently, a well designed IT architecture ensure that system work together seamlessly, support operational blah blah। key component of information system architecture। की components क्या होते हैं, मतलब क्या क्या उसके साथ अटैच होता है? नंबर वन, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? ये फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। रेफर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट आईटी सिस्टम, दिस इंक्लूड सर्वर, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क इक्विपमेंट एंड पैराफेरल डिवाइसेस। सर्वर्स, ये जो मुख्तलिफ तरह के, यहाँ पे तो नहीं है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे सेंट्रल सर्वर्स होते हैं। इस तरह की डिवाइसेस होते हैं, जिस तरह ये सामने आपको यहाँ पे कुछ लगी हुई नजर आ रही है, इस तरह की बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं। बीच में बहुत सारी केबलें आपको जाती आती नजर आएंगी। वो पुराने जमाने में सीडी प्लेयर नहीं होते थे? कभी देखा है? बारीक से सीडी प्लेयर होते थे। तो खैर उस तरह की डिवाइसेस होते हैं, उसमें से बहुत सारे स्विचेस जा रहे होते हैं। उधर अपने स्टोर में भी एक पड़े हैं स्विच, वहां से भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर बहरहाल, ये हमारी क्या होती हैं? कंप्यूटर्स इंक्लूड सर्वर्स, कंप्यूटर्स ये जो हमारे सीपीयूज होते हैं। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस, यूएसबीज, हार्ड डिस्क, एसएसडीज, हमारी जो सीडीज, डीवीडीज। नेटवर्क इक्विपमेंट में क्या आता है? अगर तो तारे हैं, राउटर्स हैं, ये जो चीजें ये नेटवर्क इक्विपमेंट में आती हैं। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब माउस, कीबोर्ड, डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये एक पहला स्टोरेज है जिसको हम क्या कहते हैं, पहला कंपोनेंट है क्या? हार्डवेयर। सर्वर्स क्या होते हैं? ये मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट किस्म के काम परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप को यूज करते हुए ईमेल भेज सकते हैं,
नहीं, व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो स्पेसिफिक काम कर रहा है। कौन सा? मैसेजेस का, वीडियोस का, ऑडियोज का, ईमेल्स नहीं भेज सकता। लेकिन जीमेल को यूज करते हुए क्या आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं डायरेक्टली, जिस तरह व्हाट्सएप में भेजते हैं? नहीं, वहां पे रिकॉर्ड उसका अटैच कर सकते हैं, फाइल अटैच हो सकती है। तो उसका सर्व ये मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। इस तरह गूगल ड्राइव क्या करने हैं, वहां पे मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को? नहीं, हालांकि फाइल्स भेज सकते हैं। तो वहां पे जो सर्वर है, तो सर्वर क्या है? बेसिकली ये मशीनें होती हैं जो डेडिकेटेड टास्क होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो परफॉर्म करने के लिए रखी गई होती हैं। फाइल सर्वर हो सकता है, कंप्यूटर सर्वर हो सकता है, प्रिंटर सर्वर हो सकता है, मेल सर्वर हो सकता है, मैसेजिंग सर्वर हो सकता है। जूम जिस तरह का अभी यूज कर रहे हैं, ये जूम का सर्वर है। ये कौन सा है? ये वीडियो कॉलिंग सर्वर है, जो आपको मीटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सर्वर्स कहलाते हैं मुख्तलिफ तरह के। Provide such as data storage, application hosting, and network services. They are the backbone of infrastructure supporting critical operation like database management, email hosting, web servers। ये मुख्तलिफ तरह के सर्वर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? अच्छा, हार्डवेयर के अंदर दूसरा कंपोनेंट स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? जो बेसिकली डाटा सेव करती है। कई तरह की है, सॉलिड स्टेट एसएसडी जिसे कहते हैं, जो मेरे सिस्टम में लगी हुई एसएसडी है। पुरानी एचडीडीज होती थी, हार्ड ड्राइव्स होती थी, इसी तरह साटा होती थी। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, एनएएस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, बेसिकली वो स्टोरेजेस होती हैं जो डायरेक्टली किसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे गूगल ड्राइव यूज करते हैं आप, तो उसकी जो स्टोरेज पीछे तो एक्चुअली कोई ना कोई सर्वर है, कोई ना कोई बहुत बड़ी स्टोरेज है जिसके अंदर ये सारा कुछ सेव हो रहा है। तो वो डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है? इंटरनेट के साथ। वो एट अ टाइम शेयर भी हो रही है, चीजें आ भी रही हैं, वो रियल टाइम पे काम कर रही है। उसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहा जाता है। देखें, मेरी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर क्या इसको आप एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ये नेटवर्क के साथ किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन गूगल ड्राइव की स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, वो नेटवर्क के साथ अटैच है। Store on application. They ensure that data is accessible when needed and can be backed up for disaster recovery. तीसरा हार्डवेयर का कंपोनेंट क्या है? नेटवर्क इक्विपमेंट, जिसके अंदर हमारे राउटर, स्विचेस। स्विचेस किन्हें कहते हैं, देखा कभी? यार अभी मैं उठा के आपको दिखाता हूँ, उस रूम में पड़े हुए हैं, हमारे लगे हुए थे जब हमने अपनी लैब बनाई थी, उसके अंदर सारे सर्वर लगे हुए उस रूम में। तो स्विचेस होते हैं, ये बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर सारा परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, इसके अंदर से कितनी तारें निकालने की जगह है? आपने देखी ना, यहाँ तारें लगी हुई हैं। देख के आओ, भाग के जाओ नीचे से, देख के आओ कितने इसके तारे हैं। देखो देखो देखो, शाबाश, कितनी लगी हुई है और कितनी खाली है। जल्दी देखो, शाबाश। इसमें इनपुट की कितनी और आउटपुट की कितनी है? देखें, बारीक वाली तार जिसमें जा रही है वो इनपुट है, और बाकी सारी क्या है? आउटपुट है। आ जाए, आउटपुट में से कितनी तारें लगी हुई है? देखें, तीन, दो, दो लगी हुई, दो। आउटपुट में से दो लगी है और खाली कितनी है? दो। ये एक स्विच है, छोटा स्विच है। ये क्या कर रहा है? जो इंटरनेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है केबल्स के जरिए। अब जो दो तारें लगी हुई है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है, हमको पता है। एक लगी हुई है हमारे कैमरा के अंदर, वो सामने पर आ रही है। और एक जा रही है आपके रूम नंबर 2 में, वहां पे वो लाइव क्लासेस के लिए, जो सिस्टम उधर पड़ा हुआ है वहां पे लगी हुई है। बाकी खाली कितनी जगह है? दो जगह खाली है। मतलब इस राउटर के साथ अगर हम बाय केबल सिस्टम अटैच करना चाहें तो टोटल कितने कर सकते हैं? चार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर 20 करने हो तो दो राउटर लगा, बात सदके चली गई। मुझे इसी देखें, इस वाईफाई के साथ 50 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है ना, 100 भी हो सकती है, वाईफाई के साथ हो सकती है ना। मुझे वाईफाई से नहीं, मुझे केबल के साथ करना है भाई। तो फिर इनके आगे स्विचेस लगते हैं। मतलब उसके पीछे 16, 32, 64 मुख्तलिफ उसके स्विच बने होते हैं। एक वो इनपुट लेता है और फिर बाकी उतनी आउटपुट जनरेट कर देता है। इनको स्विचेस कहा जाता है, ये जो पीछे लगे हुए डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं। एंड फायरवॉल्स वगैरह, फायरवॉल हमारे सिस्टम में होते हैं। एक्सटेंशन कह सकते हो, माशाल्लाह, माँ सदके चली गए। अच्छा जी, फिर इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन, इससे ज्यादा गरीबों वाली इंटरनेट के लिए लैंग्वेज मैंने नहीं सुनी। They ensure that data flows smoothly across blah blah। Peripheral devices किसे कहते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर्स, ये सारी पेरिफेरल। तो ये किसके कंपोनेंट है? हार्डवेयर। दूसरे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर रेफर टू द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम दैट रन ऑन हार्डवेयर सिस्टम इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली हार्डवेयर के अंदर भी जो डिफरेंट काम होते हैं वो करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, इसे ऑन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चीज इसके अंदर चाहिए? विंडो। विंडो नहीं है तो सिस्टम ऑन होगा क्या? विंडो किसे कहते हैं? विंडो का क्या मतलब? विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बेसिकली एक बल्क ऑफ एप्लीकेशंस है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए बेसिकली जरूरी हैं। तो वो तो लाजमी हमें चाहिए, इसलिए उनको एक ही पैकेज में विंडो कहते हैं। विंडो बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन है बहुत सारे,
जब ये अभी तो आप विंडो 10 9 जेन जी हैं, आप मिलीनियम वाले होते या उससे पीछे वाले होते, तो ये इस तरह विंडो इंस्टॉल नहीं होती थी जिस तरह आप होती है कि हम यूएसबी अटैच करते हैं, 3 कमांड देते हैं, उसके बाद वो हमारे सामने कंप्यूटर पूरा बन के आ जाता है। पहले जमाने में हमें पूरी पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी, हमें नहीं, मतलब मैंने भी नहीं देखा, सुना है। तो कमांड्स होती थी प्रॉपर, हर चीज को इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर ये होता था कि कुछ चीजें विंडो में आती थी, कुछ नहीं आती थी, हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते, हमें नहीं, मतलब हमारे बड़े भाई को ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते, बड़ा भाई भी नहीं, अबू को ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो खैर, तो ये पहले इस तरह होती थी, मतलब तमाम एप्लीकेशन हमें वन बाय वन इंस्टॉल करनी थी, फिर बात के साथ साथ हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जरूरी है ना। साउंड ड्राइवर जरूरी है एक सिस्टम के अंदर, बगैर आवाज के कंप्यूटर को किसी ने क्या करना है आज के टाइम पे। पहले जमाने में ऑडियो की जरूरत नहीं होती थी, साउंड नहीं होता था, स्पीकर नहीं होते थे कंप्यूटर्स के अंदर। फिर वक्त साथ आए, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन नहीं होती थी, फिर अलहदा से एप्लीकेशन आई जिन्हें ड्राइवर्स कहते हैं। अब क्योंकि हर सिस्टम की साउंड तो जरूरत है, तो अब उन्होंने अलहदा से एप्लीकेशन देने के बजाय विंडो के अंदर उसके ड्राइवर्स भी डाल दिए। तो विंडो एक्चुअली एक कम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन है, जो हम पहले स्टेज पे सारे इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो जो जरूरत होती है हम करते रहते हैं। अभी देखिए कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो हमें मजीद इस तरह के इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो जरूरत हो, जैसे गूगल क्रोम है, तकरीबन हमें हर किसी को इंस्टॉल करना पड़ता है, तकरीबन 100% नहीं, तकरीबन। लेकिन मसला ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अलग है और गूगल अलग है, अगर ये कंपनी एक होती तो गूगल क्रोम भी आपकी विंडो के साथ ही आता। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका मोबाइल एंड्रॉयड है ना, क्या उसमें क्रोम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पहले से मौजूद है? पहले से मौजूद है, वो एप्लीकेशन उन्होंने ऑलरेडी उसके सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग ओएस के अंदर, एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दी, क्योंकि वो एक ही कंपनी एंड्रॉइड गूगल की है ना। समझ आ गई बात? लेकिन अगर आप ये ओपन करें, विंडो इंस्टॉल करते, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट आज पहले से इंस्टॉल मिलेगा, क्योंकि वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये चीजें बात के साथ साथ ऐड होती जा रही हैं एप्लीकेशन वगैरह। ओके, इनेबलिंग यूजर टू स्पेसिफिक टास्क। अब इसके सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कम्युनिटी, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हैं, एंड्रॉयड्स हैं, एप्पल्स हैं, ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस एंड यूनिक्स से मुख्तलिफ तरह के, जिस तरह हम विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 7 98, इस तरह एप्पल वाले यूज करते हैं मैक। इसी तरह लाइनेक्स एक और है, ओपन सोर्स विंडो की तरह एक सिस्टम है, आप उसके अंदर चीजें चेंज कर सकते हैं, यहाँ नहीं यूज होता, बाहर बहुत यूज होता है। यूनिक्स भी इसी तरह बाहर बहुत यूज होता है, मुख्तलिफ तरह की, ये भी विंडोज ही होती है। इनका रोल क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग रिसोर्स लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। जैसे हमारे सामने ये इंटरफेस है मेरे सिस्टम का, ये इंटरफेस है, ये क्या किसी एप्लीकेशन से आया है या विंडो का है? विंडो का है। लेकिन इसके ऊपर ये जो फाइलें पड़ी हैं, ये विंडो के साथ क्या है? राइट, अडॉप्ट। विंडो क्या कर रही है? इन चीजों को मुझे हेल्प कर रही है, ये हालांकि एक्चुअली स्टोर कहाँ पे है ये? हार्ड ड्राइव के अंदर। विंडो मुझे कहाँ पे शो करा रही है? फ्रंट पे, कहीं डेस्कटॉप के ऊपर मुझे शो करा रही है। तो हमारी हार्ड ड्राइव में फाइल स्टोरेज है, विंडो क्या काम कर रही है, उसका मुझे एक रेप्लिका बना के सॉफ्ट की फॉर्म में मुझे एक यूजर इंटरफेरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा इसके अलावा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू हेल्प यूजर स्पेसिफिक टास्क, जिस तरह हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ फाइल, ये वाली एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक काम करने के लिए। जैसे एडोब रीडर स्पेसिफिकली क्या होता है, किसके लिए होता है एडोब रीडर? पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को पढ़ने के लिए होता है। तो लिहाजा इस विंडो क्या होती है, विंडो का काम क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान में क्या हुआ बता। अच्छा, तो विंडोज क्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान गैप जो है वो कवर करती है, जबकि एप्लीकेशन तो स्पेसिफिक काम करने के लिए होती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल टू परफॉर्म बिजनेस फंक्शंस, एनालाइज डाटा, इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मिडलवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स, इनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट। मिडलवेयर या इनको कहते हैं इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस। मिडलवेयर को इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस भी कहा जाता है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, अब ये एग्जांपल मेरे पास तो है, लेकिन शायद आपको ये समझ आए ना आए, बहरहाल मैं बताता हूँ आपको। हम नॉर्मली अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्विक बुक्स। समझ आ गई बात? क्विक बुक के अंदर हमारा बैंक का लेजर होता है,
तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें अपनी बैंक की जो भी ट्रांजैक्शन होती थी उन्हें मैनुअली इंटर करना पड़ता था अपने सिस्टम। मतलब बैंक में ट्रांजैक्शन हुई हमें तो पता नहीं चलता था। हम बैंक फोन करते थे, वहां से बैंक स्टेटमेंट मंगवाते थे, वहां से देखे हम मैनुअली इंटर करते थे। क्यों? बैंक का सिस्टम अलग है, हमारा कंप्यूटर अलग है, इन दोनों का आपस में भी कनेक्शन है। अब दरम्यान में एक थर्ड पार्टी आ गई, एक एप्लीकेशन आ गई। वो एप्लीकेशन क्या किया उसने उसने हमारे क्विक बुक को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ? बैंक के सिस्टम के साथ। जैसे ही वहां पे ट्रांजैक्शन होती है हमारे सिस्टम में भी खुद ब खुद वो क्या हो जाती है? अपडेट हो जाती है। ये एप्लीकेशन क्या कहलाती है? इंटीग्रेटिंग या मिडलवेयर एप्लीकेशन। इसी तरह एफपीआर की हम थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इंटीग्रेशन विद एफबीआर एक हमने टॉपिक पढ़ा था कि जितने भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपने सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट कराएंगे किसके साथ? जो एफबीआर का ऑनलाइन सेल टैक्स सिस्टम है उसके साथ। तो दरमियान में एक एप्लीकेशन यूज होती है जो इनके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देती है किसके साथ? एफबीआर के सिस्टम के साथ। इसी तरह आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और पेमेंट करते हैं तो क्या आपकी पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट से निकल के उसके बंदे के अकाउंट में चली जाती है? हैं जी? देखें, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज कर रहे हैं आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में से निकल के उस बंदे के अकाउंट में चली जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट मिजान में, आपके पास क्रेडिट कार्ड किसका है? मिजान का है। आप जाके किसी बैंक पे शॉपिंग करते हैं, किसी दुकान पे, उसका अकाउंट एचबीएल के अंदर है। जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं आपके अकाउंट से पैसे निकल के एचबीएल के पास चले जाएंगे। क्यों? आपके अकाउंट में पैसे होते ही नहीं है। पहली चीज, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं होते। क्रेडिट कार्ड में तो पेमेंट बाद में होनी होती है। तो बेसिकली होता ये है कि ये सारी पेमेंट एक थर्ड पार्टी के पास जाती है और फिर उसके बाद उसके अकाउंट में जाती है। इसी तरह आप दराज पे जब शॉपिंग करते हैं वहां पे आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं ना, वो ऑनलाइन पेमेंट के दराज के बैंक अकाउंट में कर रहे होते हैं आप? नहीं, ये दरमियान में थर्ड पार्टी बैंकिंग। पेपाल का नाम सुना है? पेयोनियर का नाम सुना है? ये बैंक से नहीं है, ये थर्ड पार्टीज है। ये क्या कर रही है? मेरे से पेमेंट लेके आपको दे रही है। आप देखें, आपको भी पेयोनियर में पैसे आते हैं, पेपाल में आते हैं, तो आप जैस कैश में ट्रांसफर करते हैं। आप डायरेक्टली जैस कैश में बाहर से पेमेंट मंगवा सकते हैं? नहीं मंगवा सकते। ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर एप्स होती हैं जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करती हैं। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा? नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होता है? बेसिकली कनेक्शंस। इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा तब बनता ही तब है जब डिफरेंट कंप्यूटर्स डिवाइसेस आपस में क्या हो? कनेक्टेड हो, ताकि डाटा कैप्चर हो सके, प्रोसेस हो सके, स्टोर हो सके, उसकी आउटपुट जनरेट हो सके, एक्सेस हो सके, उसको यूज किया जा सके। और ये सारा कुछ किस तरीके से होता है? किस चीज से होता है? नेटवर्क से होता है। और नेटवर्क का मतलब क्या है? कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, कि वो आपस में कनेक्टेड होकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो ओपन करता हूं तो बेसिकली होता क्या है? मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है यूट्यूब के सर्वर के साथ। किस चीज को यूज करते हुए? इंटरनेट को यूज करते हैं। तो ये दरम्यान में एक नेटवर्किंग है। नेटवर्क फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आईटी आर्किटेक्चर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इधर उधर उधर से इधर घूमने फिरने वाली। इनेबलिंग डेटा टू फ्लो बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड यूजर। दे कंटेक्ट इंटरनल सिस्टम, एम्प्लॉय वर्कस्टेशन एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, कस्टमर पार्टनर, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड डाटा एक्सेस। जैसे आपका अकाउंट बैंक में, जबकि एप्लीकेशन किधर है? आपके मोबाइल में। आपके मोबाइल में आपको सारी हिस्ट्री शो हो रही होती है। एक्चुअली हिस्ट्री पड़ी हुई कहाँ पे है? बैंक में। तो आपका मोबाइल कनेक्टेड कैसे है आपस में? ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू। तो लिहाजा क्या हुआ? बैंक का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और इंफॉर्मेशन शेयर हो। नॉर्मली दो तरह के, लैन वैन, और एक तीसरा होता है ग्लोबल इंटरनेट जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब यहीं पे हम बैठे हैं, हम चार पांच लोग अपना एक सर्वर क्रिएट कर लें, मैं वाईफाई ऑन करूं, या मैं अपना वो होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो ओपन करूं और आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। हम छोटा सा ये एक नेटवर्क बना लेंगे। इसको क्या कहते हैं? Local area network connected within a limited area, such as an office building, flow fast and secure communication between devices. Wide area network क्या होता है? A WAN connects devices over a large graphical area, such as multiple offices. पैक लाहौर है, पैक इस्लामाबाद है, पैक सियालकोट है, पैक पिशावर है। इन सब के अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये भी तो एक नेटवर्क बन जाएगा। ये नेटवर्क क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और इससे भी बड़ा एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहा जाता है या इंटरनेट कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन होता है। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये हम यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो वाईफाई यूज कर रहे हैं, ये इंटरनेट, इसको हम ग्लोबल नेटवर्क कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ये तीसरा कंपोनेंट है किस चीज का? आर्किटेक्चर का। समझ आ गया? तीसरा कंपोनेंट है कौन सा?
नेटवर्क। चौथा क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज सिस्टम हेल्ड डाटा इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर एंड एप्लीकेशन। स्टोरेज कैन बी लोकल और सेंट्रलाइज। लोकल से मुराद ये मेरे सिस्टम के अंदर है, ये मेरी अपनी स्टोरेज है, सारा काम इसी के अंदर हो। सेंट्रलाइज्ड क्या है कि हम एक सर्वर रख दें, आज गले की वाड़ लगने वाली है, सारा डाटा वहीं पे स्टोर हो, वहीं से सारा एक्सेस हो, मेरी अपनी स्टोरेज यूज ना हो रही हो, तो ये सेंट्रल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज डाटा स्टोर इंडिविजुअली ऑन डिवाइसेस। हर सिस्टम के अपने सिस्टम के स्टोरेज में सेव होता है। जिस तरह मेरे कंप्यूटर का अपना सेव हो रहा है, आपके अपना सेव हो रहा है, सच एज हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज वगैरह वगैरह। जबकि सेंट्रलाइज स्टोरेज डाटा स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज लाला centralized storage data is stored in a centralized location such as data center or cloud storage allows for scalability। जिस तरह की मैं कोई फाइल गूगल ड्राइव पे रख देता हूं तो हम सब उसको एक्सेस कर सकते हैं एट टाइम। ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज हो जाएगी हमारी। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? तो ये हमारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है हमारे इंफॉर्मेशन। अभी रहता है, सिस्टम पर ना करें, अभी बहुत टाइप पड़ा है अपने पास। जब तक हमें 10 मिनट वाला नोटिफिकेशन नहीं आता हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा क्या है? आर्किटेक्चर। बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिलकर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें क्या कुछ आता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, चार चीज। ठीक है, ओके। अब बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? कि डाटा को कैप्चर करता है, तरतीब में लाता है, प्रोसेस करता है, अपने पास सेव करता है, और जब हमें जरूरत होती है तो वो हमें उसकी रिपोर्ट्स बना के दे देता है। ऐसी बात है? ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। अल्लाह की किस्म ऐसी बात है। यू हैव ट्रस्ट इश्यूज? ओके, लेट मी फिनिश द क्लास, तब हम इन ट्रस्ट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इट इट रिक्वायर्स अ डेप्थ, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। वो डाटा के मुतालिक था, ये डाटा को अब सिस्टम के अंदर हमने किस तरीके से परफॉर्म करना होता है वो कर। हम्म। अब हम सिस्टम के अंदर आ गए। अब जो कंप्यूटर है, जो बेसिकली जो चीजें यूज हो रही हैं उस डाटा को सारा कुछ करने के लिए, जो हम पीछे करके आए हैं, वो किस कौन सी चीजें होती हैं जो ये सारा कुछ कर रहे थे, अब वो हमने वो पढ़ना है। निकल गया ऊपर से? खैर है, कोई नहीं। अच्छा जी, अगला टॉपिक है आईटी सिस्टम लेयर्स। सिस्टम का काम क्या है? डाटा कैप्चर करना, प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना, और फिर उससे यूजर्स को क्या देना? आउटपुट देना, रिपोर्ट्स जनरेट करके देना। ये सारा कुछ डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में हो रहा होता है। आ जाए, आईटी सिस्टम्स आर स्ट्रक्चर्ड इन लेयर्स टू सेपरेट डिफरेंट फंक्शंस एंड इंश्योर मॉड्यूलरिटी। डिफरेंट लेयर्स में सारा काम हो रहा है। देखो, मैंने आपको गूगल शीट की एक्सेस दी थी, आप गूगल शीट को खोल के बैठे थे। आपके ख्याल में क्या मैं उतने टाइम तक यहाँ सिस्टम में भी वही जगह खोल के बैठे रहा हूँ? मैंने बंद कर दी, मैंने क्लोज कर दिया। हो सकता है मैं सिस्टम ऑफ कर दूं, लेकिन आपको वो चीज़ नजर आ रही थी ना। तो इसका मतलब यह है कि मेरे सिस्टम में जो चीज़ें हो रही हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, जो आपको चीज़ें हो रही हैं वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर। ये लेयरिंग होती है जहां पे मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। This layer approach allows organization to manage their IT infrastructure more effectively by isolating each functions. The open system interconnection, ये बेसिकली क्या है? एक मॉडल है जो बेसिकली डिफरेंट लेयर्स के अंदर डाटा की एक्सेस को प्रोवाइड करता है। इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड अ प्रोटोकॉल agnostic description of how the various layers of network stack combine to enable network communication blah blah। अभी छोड़ दें, नीचे लेयर्स पे आएंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, ये सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये डिफरेंट लेयर्स होती है जिसके अंदर काम हो रहा होता है। देखें, सबसे पहला काम डाटा स्टोर होता है हमारे किसी ना किसी हार्ड ड्राइव के अंदर, ऐसी बात है। अब उसके ऊपर हमने काम करना है, डाटा हमारे स्टोर पड़ा हुआ है, अब हमने क्या करना है? काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई वो फाइल शेयर करनी है, किसी को भेजनी है, कहीं पे ट्रांसफर करनी है, तो सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। ये क्या करती है? ये ट्रांसमिट रॉ बिट स्क्रीन ओवर द फिजिकल मीडियम।
जो हमारा डाटा स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है उसको किसी फिजिकल मीडियम के अंदर ट्रांसफर, मतलब हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर ट्रांसफर करती है। देखें, शेयर्ड यूज किया, इस डिवाइस से निकल की चीजें इस डिवाइस में आ रही होती है। ये दो डिवाइसेस हार्ड डिवाइसेस, हार्डवेयर है। अब दोनों की जो स्टोरेज है, कभी दरम्यान में देखा है ये वो गई शापर, नहीं वजह से शापर उठा उठा के फेंक रहा हो इसके अंदर डाटा, नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, इधर एप्लीकेशन है जो उस डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर रही है, इधर एप्लीकेशन है उन पैकेट्स को रिसीव कर रही है और फिर उसको किसी ना किसी फिजिकल मीडियम के ऊपर क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। समझ आई? सेम इसी तरह जब हम यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हैं तो वहां से क्या होता है, हमें पैकेट्स आते हैं, या फिर हमारी रैम के अंदर वो चीज एक फिजिकली बन के हमारे सामने वीडियो की फॉर्म में नजर आती है। ये फिजिकल लेयर कहलाती है। इसके ऊपर आती है डाटा लिंक, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क। ये लेयर क्या है, ये डिसाइड करती है कि ये यहां से डाटा इधर जाना है तो ये किस फॉर्मेट के अंदर जाएगा, बिट्स की फॉर्मेट में जाएगा, फाइल्स की फॉर्मेट में जाएगा, ग्रुप्स की फॉर्मेट में जाएगा, किस तरीके से ये ट्रांसफर होगा डाटा एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद नेटवर्क लेयर डिसाइड विच फिजिकल पाथ द डिटेल विल टेक, डाटा विल टेक। अब फिजिकल पाथ भी मैटर करता है कि डाटा किससे जाएगा। आपने कभी मदरबोर्ड देखा है कंप्यूटर का, मदरबोर्ड जिसके ऊपर सारी चीजें लगी होती हैं, उनके दरमियान आपको इस तरह चमकीली लाइनें नजर आ रही होती हैं, वो बेसिकली स्टोरेजेस होती हैं, वहीं से सारा डाटा मूव कर रहा होता है। तो कहाँ से डाटा ने मूव करना है ये कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क लेयर। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिट द डाटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग टीसीपी एंड यूडीपी। अब इस लेयर का क्या काम है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करना। फिर आती है सेशन लेयर, मेंटेन कनेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पार्ट एंड सेशंस। जब तक मैं अपनी डिवाइस को ओपन रखूंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ये उसका कनेक्शन उस मेन स्टोरेज के साथ क्या करेगी, मेंटेन रखती है। ये लेयर उस वक्त अपडेट करती रहती है। कभी ऐसा हुआ है, आप आई कैप पे फॉर्म फिल कर रहे हो और उसके बाद सबमिट बहुत ज्यादा देर हो जाए तो कहते हैं लिंक एक्सपायर हो गया। हाँ, वो फौरन क्यों नहीं हो गया, जैसे आपने ओपन किया आपके सामने पैसे फौरन क्यों नहीं हुए, इतनी देर रोक के कौन रखता है, ये लेयर रोक के रखती है, सेशन लेयर। उसको टाइम दिया होता है कि आपने 10 मिनट तक ये क्या करना है, डाटा। अच्छा, देखें जिस तरह अब ये मैंने मेरे सामने व्हाट्सएप ओपन है और मैंने एक चैट ओपन की हुई है, आप मुझे मैसेज करेंगे ना तो ये चैट मेरे सामने है, आपको नजर आएगा मैंने रीड कर लिया, मेरे सामने खुली है। इसके बाद मैं 5-7 मिनट में कुछ नहीं करता इस स्क्रीन पे, आप मुझे मैसेज करेंगे, हालांकि मैसेज मुझे मेरे सामने शो हो रहा होगा, लेकिन आपको रीड रिसीट नहीं मिलेगी। वजह, सेशन एंड कर दिया उसने, 10 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं तो उसने पीछे से कनेक्शन उसका खत्म कर दिया। अब उसे लग रहा है कि भैंसे कि ये सामने खुला हुआ है, मैं उसे नहीं देख रहा, ये सेशन एंड हो जाता है। तो ये सेशन मेंटेन रखते हैं पीछे वालों के साथ, ये सेशन लेयर कहलाती है। इस तरह प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ये क्या करती है, डाटा उस फॉर्मेट में लेके आती है जिसमें आपको प्रेजेंट करना है, जो आप देख सकते हैं, एक टेक्स्ट की फॉर्मेट, एक बुक की फॉर्मेट, एक वीडियो की फॉर्मेट, एक ऑडियो की फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आप डाटा लेना चाह रहे हैं उसमें अंदर ये लेयर कन्वर्ट करती है। और एप्लीकेशन लेयर ये होती है जो आप तक उसको एक्सेस देती है, नेटवर्क इंटरनेट को यूज करते हुए, जो आपको एक्सेस देती है उस डाटा तक जहां से आपको देख रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, यूट्यूब की एप्लीकेशन है, ये हमारी कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये डिफरेंट लेयर्स में काम कर रहे होते हैं, पीछे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, डाटा टूट रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, बिट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, पैकेट्स में बन रहा होता है, फिर कहीं बीच में बिखर रहा होता है, आगे जाके फाइल जुड़ रही होती है, उसका एक फॉर्मेट बन रहा होता है, स्टोरेज यूज हो रही होती है, पीछे लिंक मेंटेन करना होता है, डाटा आ रहा है जा, ये सारे काम डिफरेंट लेयर्स के अंदर होंगे। क्लियर है? पहली लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर। दिस लेयर ट्रांसमिट रॉ बाइनरी डाटा, बिट्स की फॉर्म में डाटा देता है। बिट्स क्या है, स्टोरेज का यूनिट है, बिट्स 64 बिट, 84 बिट, केबीज, किलोबाइट्स, एमबीज, मेगाबाइट्स, जीबी, गीगाबाइट्स। बिट्स क्या है, यूनिट है स्टोरेज का। तो बेसिकली ये फिजिकल लेयर क्या करती है, ट्रांसमिट रॉ बाइनरी डाटा ओवर फिजिकल मीडियम सच एज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स के जरिए डाटा ट्रांसफर करती है। कंपोनेंट नेटवर्क केबल्स के जरिए करती है, स्विचेस, राउटर्स, वायरलेस ट्रांसमीटर, डाटा सेंटर एंड सर्वर रैक। ये क्या करती है, इनके जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के, देखें इसके अंदर फाइल जो पड़ी है 3 GB की, वो किसी और शेप के अंदर पड़ी है, लेकिन जब मैं इस 3 GB को कॉपी करूंगा और मैं भेजूंगा वकास साहब को तो वो वाईफाई के जरिए होके जाएगी। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी, उस पूरी फाइल को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, बिट्स में, फ्रीक्वेंसीज में, और फिर उसको ट्रांसफर करेगी किस चीज को यूज करते हुए, इंटरनेट को, वाईफाई को, नेटवर्क केबल, स्विचेस, राउटर्स, इनको यूज करते हुए डाटा को ट्रांसफर करेगी। सारा काम कौन कर रहा है, फिजिकल लेयर कर रही है। क्लियर है? डाटा लिंक लेयर, दिस लेयर एस्टेब्लिश्ड
एंड टर्मिनेट अ कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकल कनेक्टेड डिवाइसेस। ये लेयर क्या करती है? दो के दरम्यान में डाटा कनेक्शन को या तो मेंटेन करती है तो कनेक्ट करती है। जब आप कनेक्ट करते हैं शेयरेट के जरिए दो मोबाइलों को, क्या एम ही बस यूं करते हैं कनेक्ट हो जाता है? नहीं, वो दोनों साइड ओपन करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो कनेक्ट करते हैं। जब तक डाटा स्टोर होता रहता है वो कनेक्टेड रहते हैं, और उसके बाद फिर जब सेशन एंड होता है आप डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग कौन सी लेयर कर रही होती है? डाटा लिंक लेयर। ये दो सिस्टम्स को आपस में लिंक कर रही होती है डाटा लिंक लेयर, इसने उस वक्त मेंटेन करना होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसीज, एथरनेट प्रोटोकॉल, ये मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेज हैं। मैं इसमें एथरनेट प्रोटोकॉल, ये जो डिवाइस ये जो केबल लगती है, ये जो केबल लगा के हम नेट ले लेते हैं, इसको इथरनेट केबल कहा जाता है। मैक एड्रेसेस, मैक और स्विचेस वगैरह ये काम होते हैं, ये दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तीसरी लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर, राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। दिस लेयर राउट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग लोकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसेस वगैरह को इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में डाटा क्या करती है? ट्रांसफर करती है ये लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है? उसको डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिजिकल लेयर ने क्या किया? डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी लेयर कौन सी आ गई? डाटा लिंक लेयर। इसने क्या किया? दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रखा है, एक इधर से पकड़ के खड़ा है, एक इधर से पकड़ के खड़ा है। तीसरी लेयर का क्या काम है? अब इस जगह से डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है उस लेयर को यूज करते हुए दूसरी डिवाइस के अंदर, इसको हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस मैनेज द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस नेटवर्क इंक्लूडिंग सेगमेंटेशन, एरर हैंडलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। इसका क्या काम होता है इस लेयर का? कि जो डाटा वहां से ट्रांसफर हो रहा है, एक तो सारे का सारा डाटा ट्रांसफर हो, फिर करेक्ट फॉर्मेट में हो, और आगे जाके भी वो उसी फाइल की शेप अडॉप्ट कर ले जिससे वो पीछे से आ रहा है। मतलब ये एक किस्म का गार्ड टाइप बंदा होता है जो डंडा उठा कर खड़े होता है, पाइन ध्यान से, पाइन आराम से, सुकून से लेके जाओ इधर से, सारी चीजें सिक्योर तरीके से वहां तक पहुंच जाए। इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी या यूडीपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। और पोर्ट्स होती हैं एच टी टी पी ऑन 443। ये आपको समझ से बाहर की बातें हैं, लेकिन आपको बारह किसी टाइम पे मैं समझाऊंगा। जब वर्ड प्रेस के ऊपर वेबसाइट हम बनाएंगे तब वहाँ पे हम अपनी जो POP3 ईमेल्स होती हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की पोर्ट्स देनी पड़ती हैं। पोर्ट्स क्या होती है? ये बेसिकली इंटरनेट की डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस हैं जो डिफरेंट तरह के डाटा को सपोर्ट करते हैं। कुछ इनक्रिप्टेड डाटा को सपोर्ट करते हैं, कुछ डिक्रिप्टेड डाटा को सपोर्ट करते हैं, कुछ जनरल डाटा को सपोर्ट करते हैं। तो इन पोर्ट्स के डिफरेंट नाम होते हैं। खैर आगे चलते हैं। सेशन लेयर या कनेक्शन मैनेजमेंट, दिस लेयर एस्टैब्लिश एंड मेंटेन